अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, आज एक ऐसा वाकया आपके सामने रखेंगे जिसने दिल दहला दिया और हैरान कुन वाकया यह है कि एक दोस्त ने अपने बचपन के दोस्त को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतारा और उसे तेजाब में पिघलाकर गटर में बहा दिया। आखिर वो दोस्त एक SSP था और जिस दोस्त को कत्ल किया गया वो साबिक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल था। आखिर वजूहात क्या थी कि जिसकी वजह से ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा और एक कानूनदान मुल्जिम बन गया और अपने ही सीनियर कानूनदान दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। वैसे तो बातें सामने आ रही हैं कि गैरत के नाम पर यह कत्ल किया गया। अब मुल्जिम भी गिरफ्तार हो चुका। इस हवाले से हम रुख करते हैं अपने सीनियर साथी एंकर हमाद असलम की जानिब और उनसे जानते हैं कि असल में ये वाकया है क्या, हुआ क्या था उस रोज। हमाद साहब, जिस तरह आप इस केस को लेके चले और ये इंतहाई पेचीदा केस है, जिस तरह एक दोस्त ने, जिगरी दोस्त ने अपने दोस्त को इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया, आखिर इतनी नफरत की वजूहात क्या थी, क्यों हुआ ये सारा मामला और क्यों इतना बड़ा इकदाम, एक कदम उठाना पड़ा मुफक्खर अदील को जो SSP हैं। शहबाज ततला और जो मुफक्खर अदील थे SSP, ये दोस्ती भी थी, एक ऐसा रिश्ता था, फैमिली टर्म्स भी थे और ये 15 से 20 साल पुराना ताल्लुक था इनका। ये दोनों नारोवाल के रहने वाले हैं। SSP मुफक्खर अदील जब 35वें बैच से पास आउट हुए तो ये एक गरीब घर के बंदे थे। फिर इन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली, फर्स्ट पोजीशन अपने बैच में लेना और एक काबिल ऑफिसर फिर बना, मगर इनको एक एडिक्शन थी नशे की शुरू से। तो स्टार्टिंग में पुलिस ऑफिसर्स को पता भी था SSP मुफक्खर अदील के हवाले से कि ये नशा करता है, तो कोकीन का नशा ये साफ करते थे। कोकीन का? जी। और फिर इनका ताल्लुक, चूंकि ये ग्राइम भी था, इनका दोस्त भी था शहबाज ततला, नून लीग के दौर में वो साबिक जो जनरल असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी बने, तो एहसन इकबाल के साथ भी उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा था शहबाज ततला का। शहबाज ततला ने फिर इसको इंट्रोड्यूस करवाया, इसको कई बार पोस्टिंग भी एहसन इकबाल के जरिए ही दी गई। शहबाज ततला की वसातत से शहबाज ततला वो बड़ा अच्छा उसने दोस्त बना लिया, उसको भी ज़रूरत थी। आपको पता है कि ताल्लुक हो तो फिर ही कोई अच्छी पोस्टिंग मिलती रहती है। बहरहाल कुछ साल गुजरे तो फिर इनको पिछले दिनों गुजरावाला में FIA में एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई, वो भी नून लीग के दौर में मुफक्खर अदील को। SSP मुफक्खर अदील ने जब वहाँ से स्टार्ट किया तो फिर आहिस्ता तक फिर उनका लाहौर ट्रांसफ़र हो गया। PC बटालियन में ये बतौर SSP आए अब्बास लाइन में। तो वहाँ से कुछ अर्सा इकट्ठे इनके कोई इवेंट्स हुए, बैठना उठना ऐसा था लोगों के साथ। चंद एक मखसूस दोस्त हैं इनके जिनके साथ ये पार्टियाँ भी करते थे और ये शौकीन मजाज SSP पुलिस ऑफिसर थे SSP मुफक्खर अदील और इनके साथ शहबाज ततला और चंद एक और दोस्त। इनका मखसूस ग्रुप पार्टियां करते करते जैसे आपने कहा कि नफरत कहाँ तक ऐसी आ गई कि उसने फिर शहबाज ततला को जान से ही मार डाला। सिर्फ जान से मारना और बात है, इतनी बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ जान से मारना बहुत ही दिल खराश वाकया है। फैसल टाउन में ये एक घर लेते हैं किराए पर SSP मुफक्खर अदील, और घर के मालिक को ये कहकर मकान लिया जाता है किराए पर कि हमारे फॉरेनर गेस्ट आने हैं और एक शूट होना है, ड्रामा शूट, तो उनके लिए हमें घर चाहिए 10 दिन के लिए और 75,000 रुपये तय पाया किराया। ये इन्वेस्टिगेशन ये अब इन्वेस्टिगेशन मैं बता रहा हूँ, एक इस केस की इन्वेस्टिगेशन 75,000 रुपये का घर लिया, वहाँ पे फिर पार्टी मुनक्किद की। वहाँ पर फिर शहबाज ततला तब थे इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद से वो फिर बाय रोड यहाँ पर पहुँचे लाहौर। तो SSP मुफक्खर अदील ने प्लानिंग कर रखी थी कि शहबाज ततला को मैंने किस तरह जान से मारना है। तो एक ड्रामा शूट तो था, फॉरेनर का चाहे नहीं था, मगर एक पुलिस ऑफिसर का ड्रामाई अंदाज में जो कत्ल की खूनी वारदात थी वो कैसे हुई वो मैं आपको थोड़ा सा तफसील बयान कर देता हूँ। फैसल टाउन में उसने फिर जिना हॉस्पिटल में दोनों की मुलाकात होती है, जिना हॉस्पिटल के बाहर, और शहबाज ततला का ड्राइवर उसको वहाँ पे ड्रॉप करता है और लास्ट में
वहाँ पर उसने ये देखा होता है एसएसपी मुफक्खर अदील को कि मैंने उसको इसके पास छोड़ दिया। बहरहाल 7 को एक मुकदमा दर्ज हो जाता है अगवा का। 7 फरवरी को अगवा का थाना नसीराबाद में मुकदमा दर्ज होता है शहबाज अतला के भाई की मदय्यत में। शहबाज अतला के भाई की मदय्यत में जब मुकदमा दर्ज होता है तो उससे पहले मुफक्खर अदील बतौर एप्लीकेंट बन के, अपने दोस्त का एप्लीकेंट बन के उसके भाई के साथ थाने में जाता है कि ये मेरा दोस्त अगवा हो गया है तो इसको सामने लाया जाए, ये वो इंसाफ दिया जाए। मगर क्या पता था कि जो मुद्दई है, मतलब जब मुद्दई के साथ जा रहा है, मुद्दई बन के जा रहा है, वो ही उसका कातिल है। तब तक नहीं पता था ये? तब तक नहीं पता था, मगर ये उसने ड्रामाई अंदाज में ये सारा प्लान किया। मुकदमा भी खुद ही दर्ज करवाया? मुकदमा भी खुद दर्ज करवाने का। अच्छा, तो उसी दौरान जब तफ्तीश में लिया गया इसको, तो इसने अपने ड्राइवर का बयान था, जो शहबाज अतला का जो ड्राइवर था, उसने जब बयान रिकॉर्ड करवाया, अपनी स्टेटमेंट दी थी कि मैंने मुफक्खर अदील के पास इसको छोड़ा था, वो बात उसके ज़हन में बैठ गई थी। अगर वो ना फरार होता तो किसी को नहीं पता था कि ये कातिल है, मगर उसके ज़हन में बैठ गया। ज़रूर उसने गलत इक़दाम उठाया था तो उसका फिर अंजाम भी बुरा होना था। बहरहाल वो रूपोश हो जाता है। फिर पुलिस की तफ्तीश में वो मंजर भी नहीं आता, तो वो एक तफ्तीश चलती रही। ये असद भट्टी नामी करैक्टर आ जाता है अचानक से सामने। जब वो रूपोश हो गया तो फिर उस तक पहुंचना पुलिस का मकसद था कि उस तक पहुंचा जाए। तो वो फिर जब मंजर पर नहीं आया तो फिर असद भट्टी, फिर कॉल डाटा, ये वो सारा राब्ता किया गया, तो असद भट्टी को भी गिरफ्तार किया गया, मगर उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई। उसको ज़ेर हिरासत रखा नामालूम मुकाम पर, जहाँ पर तफ्तीश चलती रही। फिर उसके बयानात में कुछ मुतज़ाद बयानात भी आते रहे कि उसने कहा कि इसने इसके बीवी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, शहबाज अतला के, एसएसपी मुफक्खर अदील की बीवी के साथ। अच्छा, ये भी बात सामने आई। फिर किसी ने कहा कि ये जो कोकीन और इस तरह की दीगर जो नशावर जो ऐसे मंशात के केसेस में पाए जाते हैं, कोकीन, आइस, इसका कारोबार में भी मुलविस पाए जाते हैं। मुतज़ाद बयान सामने आते रहे। फिर उसने एंड में आके जब उसको रवायती तफ्तीश की गई पुलिस के साथ, तो फिर तफ्तीश के दौरान उसने इंकशाफ किया कि एसएसपी मुफक्खर अदील ने 7 फरवरी को वहाँ पर एक फैसल टाउन घर में उसका कत्ल कर दिया है। पूछा भी डेड बॉडी किधर है? उन्होंने कहा भी डेड बॉडी तो मैंने उनका फैसिलिटेट किया कि सहूलतकार के तौर पर जो डेड बॉडी पड़ी थी तथाब में फेंकी हुई थी जब मैं गया हूँ, और मुफक्खर अदील कहता है कि मैंने मार दिया है, तो इसको अब कहाँ ठिकाने लगाए। तो जो उसका बयान आया सामने अकॉर्डिंग टू सोर्स, तो उसने कहा कि तेजाब के जरिए उसको मुकामी गटर, घर के बाहर गटर था, बहा दी, तल्फ कर दी गई। अच्छा, एक लाश को तेजाब में फेंक कर पिघलाया गया, फिर उसको तल्फ कर दिया गया। कितनी खौफनाक हरकत थी ये। और ये कर कौन रहा है? एक एसएसपी मुफक्खर अदील। चूंकि इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं, जो लाश को तल्फ करना, इसके पीछे किसी को पता भी ना होना और इतना बड़ा कदम उठा लेना, तो इसने बड़ी बहादुरी और होशियारी के साथ ये काम किया, चालाकी के साथ। असद भट्टी का क्या बैकग्राउंड था? वो एक साबका पुलिस कांस्टेबल है और लाहौर में नहीं, जिले से बाहर था, और ये करप्शन और नाजायज तजावज़, एक तरह से तजावज़ करने पर इसको फारिग कर दिया गया था, बर्खास्त कर दिया। फिर ऐसे लोग पुलिस के टाउट के तौर पर सामने आते हैं। बहरहाल उनका भी वो बड़ा अच्छा दोस्त था। फिर जब उसने इंकशाफ किया तो पुलिस फिर वहाँ पर पहुँची उस घर पर, और जो गटर था उसको देखा। फिर वो जो गटर रोई नाले की तरफ जा रहा है उस तक गए, कोई शवाहिद नहीं मिले। फिर इन्होंने वापस आए, फिर असद भट्टी से बात की कि क्या मामला है, लाश नहीं मिल रही, तल्फ की थी तो इधर ही होनी चाहिए, गटर में, गटर से कहाँ चली गई, गायब कहाँ हो गई? कोई एक आध चीज़ तो मिले ना जिस्मानी अज़ा में से, ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। मुफक्खर अदील सब कहाँ पे हैं इस दौरान? एसएसपी मुफक्खर अदील इस टाइम रूपोश हो चुके हैं, वो मंजर से गायब हैं, और पुलिस की मिलीभगत से वो गायब हुए। पुलिस की मिलीभगत से देर से पकड़ा गया या उनको मौका दिया गया? क्या उनको बर वक्त पकड़ लिया जाता तो शायद भी सामने आ जाते? क्या उनको रिलीफ देने के लिए थोड़ा सा लाइट डाउन, रिलैक्स
रखा उसको। उसकी गिरफ्तारी भी नहीं शो की गई, उसकी हिरासत भी नहीं शो की गई। किसी किस्म के मामलात पर पुलिस ने मौक़िफ़ देने से ही इनकार कर दिया। ये भी बातें सामने आ रही हैं कि वो फरार ही नहीं हुए थे बल्कि पुलिस के पास ही थे किसी। स्टार्टिंग में जब वो रूपोश होते हैं तो वो पुलिस का जो बयान था ड्राइवर का, तो उस पर पुलिस ने फिर तफ्तीश की तो वो फिर रूपोश हो जाते हैं। स्टार्टिंग में कई खबरें आती हैं कि वो तफ्तान बॉर्डर से बाहर चले गए हैं, फरार हो गए हैं, मगर कुछ हमारे सोर्सेज थे जिन्होंने कहा कि ये पुलिस की कस्टडी में ही हैं, मगर इनको सामने नहीं लाया जा रहा, मामलात को दबाने की कोशिश की जा रही है। मगर मीडिया ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। एक एसएसपी जो सीरियस किलर बन चुका है, उसको सामने लाना फिर पुलिस की जिम्मेदारी बन गई और जो सीरियस किलर था इसको फिर 5 मार्च को सामने लाया गया। पुलिस का भी एक इतराफी जुर्म भी किया मुल्जिम एसएसपी मुफख्खर अदील ने। बिल्कुल, एसएसपी मुफख्खर अदील जब गिरफ्तार होता तो उसने गिरफ्तारी के दौरान अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई। वो उसने कहा कि मैंने गैरत के नाम पर मारा है। शहबाज ततला मेरी जो इनकी सेकंड वाइफ थी इज़्ज़ा, और इससे पहले एक वाइफ थी, डिवोर्स हो चुकी थी, 3 बच्चे हैं पहली बीवी से। तो जब दूसरी शादी की तो उससे भी एक बेटा आया, तो सामने आया, तो वो 4 बच्चे हैं उनके, तो चारों बच्चे दूसरी बीवी इज़्ज़ा के पास थे। वो कहता है कि शहबाज ततला 3 बार अटेम्प्ट कर चुका है मेरी बीवी के साथ, रेप की कोशिश की है, 3 बार अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई है, और कुछ हरासमेंट के मैसेजेस वगैरह उसने अपने एसएसपी मुफख्खर अदील अपने शौहर को दिखाए कि ये देखें जी, शहबाज ततला मुझे मैसेज टेक्स्ट करता है, ये वाले मैसेज आ रहे हैं। तो उसने एक अच्छी बात थी, उसने अपने शौहर को बताया, तो कह रहा है कि ये 1 साल पहले की बात है। 10 माह मैंने फिर प्लानिंग की कि शहबाज ततला को किस तरह मैंने बदला लेना है, इसने ये घिनौनी हरकत और घटिया हरकत की क्यों। ये बात अब पुलिस की तफ्तीश, अब ये गिरफ्तार हो चुका है और पुलिस की तफ्तीश है जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। 10 माह इंतजार करता रहा गैरत के नाम पे। इसने इंतजार किया कि शहबाज ततला को किस तरह कत्ल किया जाए, तो मिलता वैसे ही रहा उससे। मिलता, उसने पहले उसके 100% ताल्लुकात थे, फिर उसने 100% और बहाल कर दिए, 200%, उसको एतमाद में लेना शुरू कर दिया। अच्छा, उसने मौका ढूंढा कि मैं इसको किस तरह लेके चलना है। फिर फैसल टाउन में उसने बुलाया, वहाँ पर फिर जिन्ना हॉस्पिटल में मुलाकात होती है, जिन्ना हॉस्पिटल के बाहर घर में जाकर उसको शराब पिलाई जाती है, और एक जो नशावर गोलियाँ होती हैं, वो नशे का आदी था शहबाज ततला भी, तो वो भी वो लेता था। तो उसको जब पूरा नशा की हालत में कर दिया गया तो तकिया लिया और उसका सांस बंद कर दिया गया। ये तफ्तीश में अब वो बातें कर रहा है। मरकजी मुल्ज़म एसएसपी मुफख्खर अदील ने कहा कि मैंने तकिया लिया शराब की हालत में, फिर उसको सांस बंद करके मौत के घाट उतार दिया, और ये मैंने गैरत के नाम पर की है। उसी पर जीती हैं इस केस में। बहुत शुक्रिया महादत असलम साहब, एंकर पर्सन थानेदार प्रोग्राम करते हैं, और इस केस को बहुत ही बारीकबीनी के साथ इन्होंने देखा, इसकी तफ्तीश की। माना कि ये अब तक मकतूल की लाश का कोई अता पता नहीं। इसी हवाले से रुख करते हैं सीनियर कानूनदान राना इंतजार की जानिब, और उन्हीं की जुबानी जान लेते हैं कि पुलिस इस केस में क्या किरदार अदा कर रही है और पुलिस को करना क्या चाहिए। इस सारी पेचीदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान राना इंतजार साहब। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये शहबाज ततला केस, क्योंकि आपकी फील्ड से रिलेटेड हैं और वो भी कानूनदान थे, जिस तरह से उनका एक अफसोसनाक तरीके से कत्ल कर दिया गया, और वो भी एक ऐसे शख्स की जानिब से जो उसका बचपन का दोस्त था, जिगरी दोस्त था, और पुलिस ने किसी हद तक कामयाब भी हुई, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया, और पुलिस की जानिब से ही ये बयान जारी हुआ कि गैरत के नाम पर उन्होंने कत्ल किया, इतराफ़े जुर्म भी कर लिया गया। तो इस केस का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि अभी तक शहबाज ततला की लाश का नहीं पता लग सका। देखिए कि पाकिस्तान हिस्ट्री में और हमारी जो वकालत की जितनी अब तक की हमारी प्रैक्टिस है उसमें ये बड़ा मुनफरिद सा केस है जो सोसाइटी के लिए ख़ास तौर पे एक अलार्मिंग साइन है। एक तो ये है कि ये जुर्म करने वाले और जो मकतूल हैं वो एजुकेटेड लोग हैं, और सोसाइटी के लिए बड़ा अलार्मिंग साइन होता है
कि जब आपके एजुकेटेड लोग इस तरह के क्राइम में मुलविस हो जाएं, और ख़ास तौर पे जिस तरह उसका मर्डर किया गया है वो भी एक मुनफरिद मिसाल है कि ना कोई गवाह है अभी तक सिवाय के जो उन्होंने जो कन्फेशनल स्टेटमेंट दी असद भट्टी और जो शहबाज ततला, जो अभी तक इंफॉर्मेशन आ रही है। अगर इसके अलावा कोई और है तो हमारे वो अभी नॉलेज में नहीं है। और दूसरा ये कि उसके बाद लाश को गायब कर दिया जाता है, तो किसी किस्म का कोई एविडेंस नहीं है। तो इस वजह से ये एक बड़ा अलार्मिंग साइन है मेरे ख्याल में सबसे पहले सोसाइटी के लिए, और ख़ास तौर पे जब जुर्म करने वाला एक PSP ऑफिसर है। तो ये हुकूमत पाकिस्तान के भी जो सिस्टम है उस पर भी क्वेश्चन होता है कि आपके जो सबसे बड़ा आपका जो पाकिस्तान का एग्ज़ाम है उसमें जो हाईएस्ट नंबर लेके क्वालिफाई कर रहे हैं वो लोग क्रिमिनल्स बन रहे हैं, वो क्रिमिनल। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे PSP ऑफिसर्स पे और जो CSP ऑफिसर्स बन के आ रहे हैं कि उनकी क्या ट्रेनिंग की जा रही है और किस तरह करके उन्होंने ये इतना उन्होंने बल्कि क्रिमिनल्स को एक नई जिद्दत दे दी है कि इस तरह से भी आप मर्डर कर सकते हैं और उसके बाद बड़ी आसानी के साथ आप कानून से बच सकते हैं, क्योंकि अभी तक दूसरा ये कि इनके दरमियान दोस्ती भी बहुत ज़्यादा थी। और हमारे लिए तो ये बड़ी हैरान कुन खबर थी जिस दिन हमें ये पता चली। पहले उनका अगवा होता है, मगर इसमें एक और बड़ी अहम चीज़ है कि अभी तक पुलिस या मंजर आम पर नहीं लेके आ रही, शायद अपने जो बेटी भाई हैं उनको बचाने के लिए CCTV फुटेज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस तरह वो जो पता चल रहा है कि SSP साहब उसको अपनी गाड़ी में लेके जाते हैं जी, फिर उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं जब वो नारोवाल से निकलता है कि अपने मोबाइल जो है स्विच ऑफ कर लें। उसके बाद वो ही गाड़ी फैसल टाउन घर में जाती है, उसके बाद वहाँ मर्डर किया जाता है। तो जाहिर बात है उसके बाद वहाँ से जिस तरह कहा जा रहा है एक जीप के ज़रिए उस सब चीज़ों को बहा दिया गया। तो इस सारे चेन ऑफ इवेंट्स को मिलाने के लिए CCTV फुटेज का होना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बारे में अभी तक हमारे पास कोई इतला नहीं है कि पुलिस किन लाइंस पर कर रही है। और एक और चीज़ भी सुनने में आ रही है, क्योंकि ये तो मौक़िफ़ है पुलिस का, यहाँ जो अखबारात के ज़रिए हमारे पास आ रहा है कन्फेशनल स्टेटमेंट के गैरत के नाम पे हो, हालांकि सुनने में भी ये भी आ रहा है कि शायद उनके दरमियान कोई बिजनेस इस तरह के थे। यहाँ जैसे ही उनका लैपटॉप डीकोड किया गया तो उसके अंदर जो हमारे PSP ऑफिसर साहब हैं उनके और भी बहुत से बिजनेस निकले हैं, और भी बहुत सारी जो गैर कानूनी हरकतें हैं। वो तो राना साहब ये सुनने में आ रहा है कि बहुत अच्छे करीबी दोस्त होने की वजह से ये बल्कि जो रेंट पे घर भी लेते थे, वो चाहे पार्टी की गर्ज से लेते थे या लोगों से मिलने की गर्ज से लेते थे, एकेडमी भी बना रखी थी, तो ये आपस में पार्टनर्स थे। लेकिन राना साहब सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज ततला को जिस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है, और जैसे हमारे ज़राए बताते हैं, जो पुलिस के ज़राए बावसूख ज़राए बताते हैं कि उनको केमिकल के ड्रम में उनकी जो लाश है उसे बहा दिया गया है मर्डर करने के बाद, और उसे मतलब वो ज़ाया कर दी गई है, और सिवरेज तक वहाँ की फैसल टाउन घर की ना जो पुलिस की जानिब से है उसे तोड़ा गया है कि किसी तरीके से कोई भी चीज़ उनकी बॉडी की कोई भी जो अज़ा है वो मिल सके, उसका DNA करवाया जा सके, लेकिन पुलिस इसमें कामयाब नहीं हो पा रही। तो आप समझते हैं कि प्रॉपर्टी के लिए इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाए कि लाश तक का पता ना लगे? गैरत के अंसर में अक्सर औकात ऐसे वाकयात ज़रूर होते हैं। देखिए, इस बारे में तो इस वक्त तक तो जब तक असल हकीकतें सामने नहीं आती सब मफरूज़ात हैं, मगर हमने क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए हमारी हदीस नबवी भी यही है कि दोनों पार्टियों को सुना जाए। कानून भी हमारा यही कहता है, ऑर्डी अल्टरम पार्टम के नोबडी शुड बी कंडम्ड ऑन अर्थ। हर पार्टी की जो है बात उसको प्रॉपर सुना जाए, उसके बाद फैसला किया। लेकिन अब दूसरी पार्टी कौन है? अब एक तो यह है कि मुद्दई का मौक़िफ़ है कि उसका मौक़िफ़ क्या है जो भी इस FIR के बने, और ख़ास तौर पे जो आपने जिक्र किया बेदर्दी से कत्ल किया गया है और उसके बाद एक एक चीज़ को बहा दिया गया, फिर वो 10 दिन के लिए वो घर लिया जाता है कि फ़ॉरेन डेलीगेशन ने ठहरना है। उसके बाद सबसे अफसोसनाक सूरत यह हाल ये है कि इस मर्डर के लिए सरकारी ज़राए का इस्तेमाल किया जाता है। जी बिल्कुल, ये बातें भी सामने आई। उसके बाद यह है कि वो जो तेज़ाब लेके आते हैं वो भी पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जिस जीप पर रख के वो रोही नाले में लाश को बहा दिया जाता है वो भी पुलिस वैन में जाती है। उसके बाद उस घर को जब नेबर्स कंप्लेन करते हैं कि यहाँ से कोई स्मेल आ रही है, तो उस स्मेल को वजह से जो उसके बाउज़र हैं
वो भी पुलिस लाइन से मंगवा के उस घर को वॉश किया जाता है। और इसमें अगर हम इनिशली जाएं तो पुलिस ने बहुत स्लो रिएक्ट किया। जिस वक्त उसका किडनैप होता है और एक एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी जाती है, अगर पुलिस उसी वक्त रिएक्ट करती सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए तो जाहिर बात है उसमें तो क्लियर हो जाना था कि वो यहाँ से मूव हुआ और फैसल टाउन तक जो है उसके घर में चला गया। मगर इनिशली पुलिस ने इसमें बहुत स्लो रिएक्ट। अब हमें जो क्योंकि वो हमारा भाई था तो हमें जो सबसे बड़ा ख़तरा है कि पुलिस शायद इसमें एविडेंस इकट्ठा करना ही नहीं चाहती, क्योंकि अभी तक देखें जो कन्फेशनल स्टेटमेंट आई है वो 161 की पुलिस के सामने है जी, बिल्कुल, जिसकी कानून की नज़र में कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं है जिस वक्त इस केस का ट्रायल चल रहा है। अगर यही स्टेटमेंट उसकी मजिस्ट्रेट के सामने 160 अंडर 164 करवा ली जाए तो उसकी एविडेंशियल वैल्यू है। अभी तक इन्होंने कोई कंक्रीट एविडेंस जो है या कंक्रीट कंटेंशन जो है वो अभी तक नहीं लाई गई, जिससे फ्यूचर में इस केस पर, क्योंकि इस वक्त जो है पुलिस डिपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है और उनका हाईएस्ट रैंक्ड ऑफिसर था, और फिर बातें ये भी सुनने में आ रही थी कि वो किसी उससे भी बड़े ऑफिसर के घर पे वो रहता रहा है, जो हमें मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशंस मिलती रही हैं, जहाँ उसको पनाह दी गई या उसके बाद जैसे मैनेज किया गया कि अब इसको पेश कर दिया जाए। तो ये सारे मौके पे बहरहाल नहीं, पुलिस का तो ये कहना था कि वो फैसल टाउन के बाद जौहर टाउन से उनकी जब गाड़ी मिली तो वहाँ से वो गायब हो गए थे। मतलब हमें ये भी बताया जा रहा था कि वो फरार हो गए हैं, क्योंकि पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी मंजर आम पर तो चंद रोज कबल लाई गई है, जिसमें उनकी एक तस्वीर बनाई गई है। उस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने हाथ में पेंसिल पकड़ी हुई है, एक हवालात में बनी है, और 2 मुख्तलिफ मुकामात पे उनकी पिक्चर्स बना के जो शो की गई हैं, और साथ ये बताया गया है कि 2 अहलिया जो थी उनकी, एक के साथ कुछ मरासम की वजह से और शायद दूसरी के पर बुरी नजर रखने की वजह से उन्होंने जो इतराफ किया है कि इस वजह से उन्होंने मर्डर किया। देखिए, कोई भी कानून, कोई भी मजहब खास तौर पे आपको इसकी इजाजत नहीं देता कोई भी हरकत की, और वो खुद जब पुलिस ऑफिशियल थे तो उनको चाहिए था कि अगर ऐसा कोई भी वाकया हुआ था उसके खिलाफ एफआईआर करवाई जाती, और ख़ास तौर पे वो खुद एसएसपी रैंक के ऑफिसर हैं, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराते। उसके बाद अगर वो किसी भी चीज़ में उसकी इम्प्लीकेशन थी या मुलव्वस था तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाती। आपको किसने यह हक दिया है कि किसी को आप पकड़े उसके बाद मार दें, और जिस बेदर्दी से मारा है, मेरा तो ख्याल है पुलिस को इस पर भी सो मोटो खुद ही एक्शन ले लेना चाहिए था, जिस तरह वो बाकी केसेस में लेते हैं। राना साहब, कानूनी हैसियत क्या है इस केस की? अगर लाश नहीं मिलती तो क्या सजा हो पाएगी? देखिए, जब कोई भी केस होता है तो उसमें एक तो मर्डर का केस है, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत अहम होती है। बिल्कुल, कि काज ऑफ डेथ क्या थी, मर्डर कैसा था। उन डॉक्टर्स को भी बुलवाया जाता है जो पोस्टमार्टम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद उसकी रीजन ढूंढी जाती है। उसके बाद यह विटनेसेस का बहुत अहम रोल होता है, और उसके बाद हम सबसे वीक एविडेंस पे आ जाते हैं। वो चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं, जो चेन ऑफ इवेंट्स उससे कनेक्ट करते हैं चीज़ों के साथ, कि जिस तरह वो उसे लेके गया फैसल टाउन के घर पे, उसके बाद अगली वीडियो आपको मिलती है कि वो वहाँ से उसका ड्रम के ज़रिए जा रहा है, यहाँ वहाँ से कई दिन की वीडियो आपके पास है, वहाँ से वो नहीं निकल पा रहा। उसके बाद अगर इसका 164 की स्टेटमेंट करवा लेती है मजिस्ट्रेट के सामने, उसमें ये कन्फेशन कर लेता है, फिर तो कनेक्टिविटी हो जाती है। मगर इस केस में जिस तरह से एसएसपी साहब ने ये सारा प्लान चाक आउट किया, उसमें वो काफ़ी हद तक अभी तक तो कामयाब रहे हैं, क्योंकि पुलिस के सामने अभी तक वो बयान दे रहे हैं जिसकी जब तक ट्रायल शुरू नहीं होता उसमें उनका मौक़िफ़ क्या होता है। जब उन पर चार्ज फ्रेम किया जाता है उसके बाद वो कहते हैं मैंने मर्डर नहीं किया, तो ये सारा जो उन्होंने बयान दिया है इसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी, इन्हें कोई सजा नहीं मिल पाएगी। उसके सजा का मैं नहीं कहता, जो भी उसके बाद ये है, देखिए ये इस तरह का वाकया है कि उसकी फैमिली में से अभी तक किसी ने नहीं देखा हुआ इसे, ठीक। और जितने भी एविडेंस है वो ये शायद यूनिक मैटर है कि इसमें खुद पुलिस ने इकट्ठे करने हैं या स्टेट ने इकट्ठे करके देने हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व हैं। जिस तरह स्टेट मशीनरी इसमें यूज़ हुई, इसमें जिस तरह वो ड्राइवर जो तेज़ाब ले या वो पुलिस ऑफिशियल जो तेज़ाब ले के आता है उसकी एविडेंस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद असद भट्टी इसमें बड़ा एक अहम रोल है। बिल्कुल,
जो वो कह रहा है मुश्तरका उसने मिल के मारा है। उसके बाद जिस गाड़ी में ले जा के उस तेजाब को लोही नाले में बहा दिया जाता है, उसकी एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वहाँ पर जब वो बहा रहे हैं उस वक्त जो लोग देख रहे हैं उनकी एविडेंस इंपॉर्टेंट है। जब वो घर लिया जाता है 10 दिन के लिए, वो इसी मकसद के लिए लिया जाता है, वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इनका ड्राइवर जब इनको छोड़ता है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। तो एविडेंशियल उन्होंने तो अपनी पूरी ट्राई की है, मगर ये केस में इतना भी वीक नहीं है। अगर पुलिस का, क्योंकि पुलिस के लिए बहरहाल ये एक टेस्ट केस है कि आया वो जिस तरह अब वो एतराफ़ जुर्म कर चुका है, पुलिस के सामने भी और मीडिया में भी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, क्या वो फ्यूचर में ये एविडेंसेस कोर्ट में देते हैं या नहीं, या अपने पेटी भाई को वो बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं ड्यूरिंग ट्रायल। ये बहुत बड़ा इस केस में पूरे स्टेट मशीनरी पे और पुलिस डिपार्टमेंट पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो राना साहब, अगर उनको लाश नहीं मिलती, मिसाल के तौर पे, आप क्योंकि सीनियर कानूनदान है, आपने बहुत से ऐसे केसेस देखे होंगे जिसमें लाश नहीं लेकिन मुल्जिम गिरफ्तार हो गया, तो क्या उन केसेस में अगर पीछे देखा जाए तो उनमें मुल्जिमान को सजाएं हुई हैं? मोस्टली इस तरह के केसेस में जहाँ पर अब हमें लाश भी नहीं मिल रही और जहाँ पर विटनेसेस भी ना हो, नॉर्मली जो है कि मुल्जिम बरी हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं। क्योंकि देखें, जज ने तो जज के सामने जो फाइल है, उन्होंने फाइल के मुताबिक फैसला करना है। और फाइल के अंदर क्या है, रिपोर्ट्स हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस हैं, उसके बाद वो एविडेंसेस हैं जो कलेक्ट की गई हैं, या इस केस में CDRs हो सकती हैं, वो किस किस एरिया में मोबाइल्स और कहाँ से तेजाब, जिस तरह मैंने कहा कि डिफरेंट चेन ऑफ इवेंट्स हैं, उनको जब इकट्ठा करके कलेक्ट करके जो पेश किया जाता है, तो अगर सज़ा होती भी है तो बहुत माइनर सी होती है, वो सज़ाए मौत की तरफ नहीं दी जाती, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की तरफ से नहीं जाती, चंद साल की सज़ा सुना दी जाती है, ये है। मगर ये एक कानून की हिस्ट्री में एक यूनिक केस होगा, क्योंकि इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि तेज़ाब के अंदर एक पूरे इंसान को बहा दिया जाए और 2 दिन ये कार्रवाई जारी रखी जाए। तो जिस तरह वो उन्होंने अपना प्लान में कामयाब हो गए थे, मगर वहाँ से बदबू आनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से बाउज़र मंगवाए गए, उस पूरे घर को वॉश किया गया। और ख़ास तौर पे जब SSP साहब भी उस वक्त गायब हो गए, जब उनकी कनेक्टिविटी उसके साथ मिलती गई चीज़ों के साथ। मगर एक और चीज़ भी है कि अगर SSP साहब को पहले भी शक था कि उनकी किसी मिसेस के साथ या किसी के साथ कोई इश्यूज़ हैं, तो इससे पहले तो कभी कोई रिपोर्ट नहीं हुई, या इससे पहले भी वो इकट्ठे मिल के मिलते रहे हैं, तो सडन ऐसा क्या हुआ? अगर बहुत अरसा पहले भी उसने ऐसी कोई हरकत की थी तो उनको ये मामला छोड़ देने चाहिए। तो इस असल में इस पूरी स्टोरी में बहुत सारी चीज़ों में मेरे ख्याल में अभी तक पर्दा पड़ा हुआ है। अच्छा राना साहब, जिस तरह आपने सारी गुफ्तगू की कि एक इंतहाई अफसोसनाक ये सानिया ही है, जिस तरह एक दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर दिया, और वो दोस्त जो SSP है और जिसने बहुत सी जिम्मेदारियां जिसे सौंपी होती हैं हुकूमत की जानिब से, जिन्होंने चलाना होता है लोगों को, मुल्ज़मान को गिरफ्तार करना होता है, तो ये इसलिए भी बहुत इंतहाई अफसोसनाक वाक़या तो है। लेकिन जैसे आपकी सारी गुफ्तगू सुनी, उससे तो ये लगता है कि मुफख्खर अदील को सज़ा नहीं होगी, वो चंद ही माह बाद वापस आ जाएंगे और आके अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। देखिए, अभी तक मैं कह रहा हूँ, जो आज तक की सूरत हाल है, आज तक की सूरत हाल में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर मुझे अभी तक एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, अगर वो कन्फेशन कर चुका है तो उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने कराने में पुलिस को क्या मसला है? जैसे उसने अपना कन्फेशन किया, असद भट्टी का स्टेटमेंट 164 का नहीं, वो तो पुलिस कह रही है कि उन्होंने रिमांड ले रखा है, वो अभी तफ्तीश कर रहे हैं, ज़िम्नियाँ लिखेंगे, उसके बाद वो जैसे चालान पेश किया जाता है, जो तरीकाकार होता है, तरीकाकार भी है। मगर ये भी कानून में एक प्रोविजन है 164 की कि मजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई जो जुर्म कर रहा है उसका अगर वो इतराफ़ कर रहा है तो उसका स्टेटमेंट करवा लिया जाए। यहाँ भी पुलिस चालान पेश कर लेती है, चले उस साइड पे आ जाते हैं, ठीक। उसके बाद ये है कि पुलिस को एक तो इसका फौरी चालान पेश करना चाहिए, और मगर उससे पहले तमाम एविडेंसेस जो हैं उनको अपनी पूरी जान फशानी के साथ अच्छे तरीके से कलेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल। मगर इसका हम इसमें थोड़ी सी पुलिस के हाई ऑफिशियल्स की तारीफ़ ना करें तो वो भी गलत हो। देखिए, उन्होंने एक तो इस मसले को ये नहीं कहा कि इसने कत्ल नहीं किया जी,
ठीक है ना, इससे भी डिनाई किया जा सकता था कि मुफख्खर ने ये कत्ल नहीं किया, लेकिन वो काफी शर्मिंदा फील कर रहे हैं क्योंकि उनके उसके बाद ये है कि उसको अरेस्ट भी कर लिया गया, उसको भगाया भी जा सकता था। ठीक है, तो बाकी है कि हम तो वो बातें कर रहे हैं जो नॉर्मल कोर्स में जिस तरह आप क्वेश्चन कर रहे हैं इन केसेस में होता है। शायद कि इस केस में ऐसा ना हो। अगर पुलिस ने, अब जो टोटल इसमें काम है वो पुलिस डिपार्टमेंट में, अगर पुलिस ने इसने कत्ल किया हुआ है जिस तरह वो कन्फेशन कर रहे हैं, अगर पुलिस ने पूरी एविडेंसेस कलेक्ट की और विटनेसेस को प्रोसिक्यूशन ने अच्छे तरीके से पेश किया तो फिर इसका सजा से बचना मुश्किल हो जाएगा। राना साहब, आपका तवील तजर्बा है माशाल्लाह, सीनियर कानूनदान है आप, इलेक्शंस भी लड़ते हैं, सियासत भी करते हैं। क्या होना चाहिए इस केस में कि मुफख्खर अदील को उसके किए की सज़ा मिल सके? देखिए, एक तो ये है कि मैंने पहले भी कहा आपसे, इससे पुलिस डिपार्टमेंट पे भी क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे भी क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे भी क्वेश्चन है, आपकी CSPs जितनी क्लास है उस पर भी क्वेश्चन है आपकी, क्योंकि सबसे एलीट क्लास है एजुकेशनल, जो आपकी मुल्क का एलीट ब्रेन है। जब वो लोग इस तरह के काम शुरू कर देंगे, उनकी क्या ट्रेनिंग की जाती है इस चीज़ पर। और दूसरा ये है कि ये जो सारे इवेंट हुआ है इस पर मेरा ख्याल है इसको पुलिस को भी इससे हट कर जाना चाहिए कि वो SSP रहा है, या एक तो यह है कि सबसे पहले इसको डिपार्टमेंट से इंक्वायरी करके फारिग करना चाहिए और इसको एक एग्जाम्पलरी पनिश करना चाहिए, ताकि आइंदा कोई PSP ऑफिसर या CSP ऑफिसर ये सोचे भी ना कि उसने जुर्म की तरफ जाना है। ठीक है। कोरोना वायरस की और शहबाज ततला आपस में कैसे दोस्त थे, इन दोनों के मुश्तरका और करीबी दोस्त सीनियर सहाफ़ी प्रोफेसर नईम मसूद की जुबानी जानते हैं कि इनके ताल्लुकात आपस में कैसे थे और आखिर क्या वजूहात आई कि एक दोस्त ने दोस्त को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया। बहुत ही दिलखराश वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है, क्योंकि हमदर्दी हमारी आपके साथ भी है, आपके दोस्त थे, करीबी दोस्त थे। कैसे ये सब हो गया और कब से जानते हैं आप शहबाज ततला को? क्या थी उनकी ज़िंदगी, कैसी गुजरी, आपने क्या कुछ देखा? देखें, अगर आप ज़िंदगी के हवाले से देखें तो कातल और मकतूल दोनों ज़हीन लोगों में, ज़हीन स्टूडेंट्स में शामिल होते हैं। और उन दोनों की लाइफ को देखें तो ज़ाहिर है जो मकतूल हैं वो असिस्टेंट अटार्नी जनरल रहे और जो मारने वाले जो कातिल हैं वो एक SSP है। बिल्कुल। और खाली SSP नहीं, वो उनकी एक पोजीशन थी अपने मुकाबले के इम्तहान में। तो मेरा शहबाज ततला से बेसिकली तल्लुक़ था और वो 2010 से था और उन्हीं के थ्रू मैं मुफख्खर अदील को जानता था। जब मुफख्खर अदील लाहौर में आए, सिंध से इनकी पोस्टिंग लाहौर में होती है, अभी इन्हें सिविल लाइन मिलता नहीं, अगले दिन मिलता है। तो मेरी उनसे मुलाकात करवाई, मेरे ऑफिस में आए शहबाज ततला और मुफख्खर अदील दोनों। ये गालबन अब वाक़या आता है 2012 के करीब, 12 या 13 के आगाज़ में। तो शहबाज से मेरे तल्लुकात पहले के थे। और जो ये बात है इनके इस वाक़े की, दिलखराश वाक़े की, पहले तो बहुत अरसा मुझे भी और उसके शहबाज के घर वालों को इस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अब ये कमिंग जुमा को उसका गायबाना नमाज जनाजा है नारोवाल, तो ज़ाहिर है मैं वहाँ जाऊँगा। अब जाकर के यकीन हुआ है। इन दोनों में दोस्ती ऐसी थी, दोनों की जिम्मेदाराना शख्सियात थी दोनों, और इसमें कोई ऐसा कभी पहलू नहीं निकलता था। देखें, अगर आप सोशली देखते हैं तो हर कत्ल के पीछे ज़ार, जान और ज़मीन का मामला होता है। अच्छा, मैं जब इनको देखता हूँ, इनकी दोस्ती को देखता हूँ, इनके बैकग्राउंड को देखता हूँ, इनके मेल मिलाप को देखता हूँ, इनके ताल्लुकात को देखता हूँ, इनकी डिसेंसी को देखता हूँ, तो मुझे कभी ये शुबा भी नहीं हो सकता था। देखें, दोस्तियों में फ़र्क होता है, तालीम का फ़र्क होता है, सोशल सेटअप का फ़र्क होता है। और यहाँ तो आप देखें, ईच एंड एवरीथिंग वाज सक्सेसफुल। बिल्कुल। और रही शहबाज की बात, तो मैं बड़े ये दुख के साथ कहता हूँ कि ये मेरे कोई 2-3 दोस्त जो दुनिया से गए हैं या जो दुनिया में मौजूद भी हैं, उनमें से शहबाज अहमद ततला एक कीमती और काबिल एतबार दोस्त था जिंदगी। अच्छा। और मेरा तो वो इस कदर हया करता था कि आपकी सोच है,
मेरी उससे लास्ट मुलाकात होती है हमारे एक दोस्त के भाई की शादी थी नारोवाल में। तो मैं नारोवाल जाता हूँ 3 फरवरी को। वापस मेरा ड्राइवर और उसका ड्राइवर मेरी गाड़ी में हो जाते हैं और शहबाज ड्राइव करता आता है और हम लाहौर तक इकट्ठे आए हैं। उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद मैं सिंध चला गया हूँ और जब मैं वापस आया हूँ तो मुझे ये 12 फेब को जा कर के पता चलता है कि ये मामला हुआ है। बल्कि मैं जब सिंध में था यूनिवर्सिटियों के मुख्तलिफ दौरे में, वो एक सरकारी सतह का दौरा था, तो मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लगाई तो मुझे गुस्सा था कि शहबाज रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा। तो जब मैं यहाँ आया फिर भी 2-4 दिन गुजर गए, तो जब मुझे पता चला तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। अब तक यकीन नहीं आ रहा था। अब फाइनल हुआ, जब तक मुफख्खर की गिरफ्तारी नहीं हुई है तब तक मुझे यकीन नहीं था कि शहबाज को इस दर्दनाक तरीके से और इस कदर बुरे तरीके से सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाएगा। और अब अगर पास्ट की, हम तो पास्ट की बात कर सकते हैं, जिस पास्ट को मैं जानता हूँ। मुफख्खर से मुलाकात टेलीफोनिक अक्सर रहती थी, काफ़ी अरसा हुआ उससे मुलाकात नहीं हुई। बल्कि आपको मैं एक बात बताऊं कि मेरे शहबाज से ताल्लुकात की ये नुयत थी कि 28 दिसंबर को मेरी बेटी की शादी थी। जब कार्ड छप के आते हैं तो सबसे पहले कार्ड मैं जा कर के देता हूँ शहबाज अहमद ततला को उसके ऑफिस में, और साथ ही मैं मुफख्खर अदील का कार्ड देता हूँ। अब ये देखिए 28 दिसंबर की बात है। तो पास्ट जो है और उनका जो आपस में एक दूसरे के साथ लॉयल्टी थी एज अ फ्रेंड, उसमें मैं तो कम अज़ कम कभी इस शक व शुबा में नहीं जा सकता था। लेकिन जहाँ तक आप फिर शहबाज की वो बात करें कि शहबाज को जिस कदर मैंने डिसेंट और ज़िम्मेदार पाया, दोस्तों का एहतराम करने वाला पाया, बेसिकली वो एक टीचर का बेटा था। पढ़ी लिखी फैमिली है, उसके एक भाई जो हैं वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, दूसरे एक भाई है वो। आप ओवरऑल उनको देखें, देखिए जब भी आप जराइम को देखते हैं तो उसका पस मंजर देखते हैं, फिर पेश मंजर में आते हैं। लेकिन सब कुछ ये ऐसा आनन फानन हो गया कि मेरे लिए नाकाबिले यकीन है। मैं एक कीमती दोस्त को, अच्छा दोस्त कीमती कौन सा होता है? वो दोस्त कीमती होता है कि जिसमें आपको गलतियां, इंसानी गलतियां होती हैं, एरर होते हैं, जिसमें कम गलतियां देखते हैं, जिसको आप अपने बच्चों के साथ बैठा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठा सकते हैं, उसे आप दोस्त कह सकते हैं और वही दोस्त कहलाने के काबिल होता है। अब जहां तक शहबाज ततला के कत्ल का मामला है, अब तो ये एस्टैब्लिश हो गई बात, एस्टैब्लिश भी हो गई। लेकिन जैसा आपने बात की कि इतने जिम्मेदारी के साथ कि कहीं पे भी बिठाया जा सकता था और एतबार के काबिल था, लेकिन एक दोस्त की तरफ से जैसा इल्ज़ाम आयद किया गया है और गैरत का नाम दिया जा रहा है इस कत्ल को, वो क्या है? देखिए ये तो देखिए सलमान, या वक्त बताएगा या कानूनी तकाज़ों पे, कानूनी कसौटी पे इस चीज़ को परखा जाएगा तो फिर सामने नताए आएंगे। ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये जिम्मेदाराना है। मेरे पास अब देखिए, मेरा दोस्त इस दुनिया से गया, मैं कोई सनसनी वाली बात नहीं कर रहा, बिल्कुल ऐसे। और फिर दूसरा जो बचा है उसका बेड़ा गर्क हो गया। अब ये भी देखे ना कि क्या उसकी पोजीशन थी, अब हाँ, क्या वो क्या बन गया, कटारे के पीछे, कटारे में भी जाएगा और सलाखों के पीछे है वो। तो इसमें एरर तो है, कुछ ना कुछ तो है। देखिए कत्ल ऐसे तो नहीं हो जाता। बात इतनी प्लानिंग से, जिस प्लानिंग से ये कत्ल किया गया, जो सामने आया, उससे तो ये एक लगता है कि बड़ी दरीना प्लानिंग थी। कोई चलते चलते गुस्सा नहीं हुआ, कुछ चलते चलते, एक तो होता है ना चलते चलते किसी ने किसी को मारा या किसी ने धक्का दे दिया या कोई बताया जा रहा है या कोई 10 माह से प्लानिंग चल रही थी। सुना अब इतनी बड़ी प्लानिंग जिसका, अच्छा आप किसी भी दोस्त से पूछे, उसके जो शहबाज के दोस्त हैं, जो पुराने दोस्त हैं, तो मेरा नहीं ख्याल किसी को ये शक व शुबा, हमने डिस्कस किया बड़े दोस्तों से, अब तक हम करते हैं, क्योंकि परेशानी अपनी जगह, अभी तक हम हैरानी से नहीं निकले। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुफख्खर अदील को ये नहीं करना चाहिए था। जो मुफख्खर अदील की फैमिली को मैं जानता हूँ, एक प्रोफेसर का बेटा है, ये नई जनरेशन और पहली जनरेशन थी जिसने कामयाबी को बड़े करीब से देखा है। इससे पहले ना वो कोई बहुत बड़े जमींदार, ना उनमें कोई बहुत ज्यादा CSP ऑफिसर, तो उसे अल्लाह ने एक मौका दिया था जो उसने तैश में आकर के या अपने गैर दानिशमंदाना या आकबत नाअंदेशी से सब कुछ ज़ाया कर लिया। और मैं नहीं समझता कि कानून और पुलिस इस नुक्ता पे ना पहुंचे
कि कातिल को सजा ना मिले। अब कोई अगर बचाता है, हमारा सिस्टम बचाता है या पुलिस नहीं, बचाती कानून है, तो एविडेंस मांगता है, तो एविडेंस तो कलेक्ट नहीं हो पाएगा। एविडेंस जो है, गवाह भी चाहिए, जरूरी है सजा दिलवाने के लिए। देखें अब वक्त बदल गया है सलमान, अब आपको फोरेंसिक अगर टेस्ट मिलते हैं, आपको डीएनए के नमूने मिलते हैं, तो वो कहाँ से मिलेंगे? वो तो नहीं हासिल कर सकती हमारी पुलिस। अभी पॉसिबिलिटी है, आगे आगे देखिए। अभी तो देखें ये बातें उसने की हैं पुलिस के सामने। अब ये जब केस जुडिशियल होता है, जाता है अदालत में, वहां वो बयान किस तरह बदलेगा? मेरी बात याद रखिए, वो इतना क्रुक आदमी है, इसलिए उसके कत्ल से लगता है। पहले हमें नहीं लगता था मुफख्खर अदील का, उसके इरादा कत्ल से, उसके तरीका कत्ल से और उसकी अभी तक प्लानिंग से ये लगता है कि वो बहुत सारा खेलेगा। उसे खेलना आता है, इस फील्ड का खिलाड़ी है वो। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर हमारी पुलिस चाहे, अगर अदालत चाहे कि वो हतमी नतीजे तक पहुंचे और एक शख्स को, एक मुजरम को वाकई करार वाकया सजा दी जाए, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट इन मॉडर्न एंड डिजिटल एज। आई थिंक मेरी सारी समझ से यहाँ मेरा एनालिसिस भी, लोगों के सलमान एनालिसिस करना बड़ा आसान काम, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जब अपने पे आपके सर पे लगे या दिल आपका टूटे या सानेहा आपसे आपके साथ हुआ हो, तो फिर शायद लफ्ज भी साथ छोड़ जाते हैं। बेशक है। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि उसकी ये जो पिछले 25-20 साल की मेहनत थी, उसकी भी, उसके वालिदैन की भी, और ये दूसरी जो कातिल हैं उनकी भी सारी ज़ाया गई। और क्यों गई, इसका जवाब वक्त बताएगा। शहबाज कतला कत्ल केस जहालत को भी मात दे गया। ब्यूरोक्रेट सफाक मुल्जिम दोस्त ने अपने कानूनदान दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। और यहाँ ये फिक्रा बिल्कुल दुरुस्त बैठता है कि दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं, हर नए मोड़ पे एक जख्म नया देते हैं। इन सब के बावजूद अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। आला निगहबान। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। इस मुश्किल घड़ी में पुलिस आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। मोस्टली मैंने तो ये देखा है कि 80% लोग